हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है इसमें इंट्रोडक्शन, आप लोगों की जो साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी चल रहा है उसके बायोलॉजी पोर्शन से फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, और आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लोग इसमें आगे की थर्ड वीडियो लेक्चर को जो है स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने 2 वीडियोस पढ़ ली थी, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंटेंट्स के बारे में, सारा जो भी इस चैप्टर में है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, आखिर लाइफ प्रोसेसेस जो है वो होती क्या है, हमने ये सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका थर्ड पोर्शन, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पहले भी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, पीछे भी हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे ब्रेक डाउन होता है, बिल्टअप होता है फिर वो चीज़ बॉडी में, फूड आखिर है क्या, एनर्जी का सोर्स है, ये सब हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उनको पहले उस वीडियो को देख लेना है, डायरेक्टली टॉपिक पर जंप नहीं करना है। इंट्रोडक्शन स्किप करने से समझ नहीं आते हैं आगे के टॉपिक्स, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। और तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि अगर तुम हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तुम्हें हमारे नोटिफिकेशंस चाहिए, तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी ज़रूर करो। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो फूड हमारी बॉडी में जाता है उस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं बेसिकली। अब न्यूट्रिशन का बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उनकी बॉडी में पूरा सिंथेसाइज तक का न्यूट्रिशन कैसे होता है, और एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट का पोर्शन तो यहाँ कवर कर लेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन भी है आपका, ठीक है, डिफरेंट वेज, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। आगे हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी देखना है हमें, ऑटोट्रॉफिक, उसमें हम प्लांट्स का भी डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है उनका, और उसके साथ ही साथ फिर एनिमल्स का आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा समझाना भी है इसमें। ठीक है, तो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम किसी बाइसिकल को चलाते हैं या हम वॉक करते हैं खुद ही, तो उस दौरान हम जो है एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर हम कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई शो होने वाली एक्टिविटी हम नहीं करते, हम बैठे हुए हैं, हम सोए हुए हैं, एपरेंट एक्टिविटी हमारी कोई नहीं हो रही है, लेकिन उस समय भी हमारी बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेंटेन करना होता है हमारी स्टेट ऑफ ऑर्डर को, जो हमारी बॉडी का सब वर्क हो रहा है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितने ऑर्गन सिस्टम रन करते हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है। We also need materials from outside in order to grow, to develop, synthesize protein and other substances needed in the body। और ये भी हम चीज़ जानते हैं कि हमें बाहर से, आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड। वही तो है जो हम आउटसाइड से गेन करते हैं, डिराइव करते हैं और फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी में, और भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ को सिंथेसाइज करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत इन सब चीज़ों की पड़ती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ द फूड वी ईट। इसी मटीरियल को या सोर्स ऑफ एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी, फूड हम जो उसे कहते हैं, इसी सोर्स ऑफ एनर्जी को। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ये हमने पीछे ही पढ़ा था कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से, पूरा अर्थ जो है वो कार्बन बेस्ड है। इस सिचुएशन में हर ऑर्गेनिज्म जो है कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को ही सोर्स ऑफ फूड बनाता है, लेकिन इसमें डिराइव करने का जो मेथड है वो अलग है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म को फेवर नहीं करता, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करता, इसीलिए इन्वायरमेंट में डिफरेंस होने के कारण हर एक ऑर्गेनिज्म में, और डाइवर्सिटी भी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड को डिराइव करने का मेथड है वो डिफरेंट होता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ये अब हमारा टॉपिक है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सारे ही ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट कॉमन है, चाहे हम हो चाहे कोई और लिविंग बींग हो, जितने भी लिविंग बींग है सबको एनर्जी की ज़रूरत है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन वो जो एनर्जी उनको मिलती है वो अलग अलग तरीके से उनकी बॉडी में आती है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटीरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं, जो कहाँ से मिलता है उनको, इनऑर्गेनिक
सोर्सेज से मिलता है। और किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में, बेसिकली प्लांट्स, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सोर्सेज से वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वो ये किससे वर्क करते हैं? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके, और कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब ये तो सिंपल फूड मटेरियल खुद डिराइव किया, खुद प्रिपेयर किया और कंज्यूम किया, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पर फीड किया, है ना। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन। जैसे हमारी बॉडी में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं, हमारी कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं दैट इज़ नॉट सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स होती है और वो हमारी बॉडी में फिर ब्रेक डाउन होती है। ये भी हमने पढ़ा है पीछे। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वो यूज़ हो, उससे पहले उसको क्या किया जाता है? उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, स्पीड अप भी कर सकते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं कैटलिस्ट, लेकिन मेजोरिटी क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब ये भी इसी तरह के कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये बायो कैटलिस्ट है क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद प्रिपेयर करती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में, तब हम देखेंगे हमारी बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो ब्रोक डाउन करने के लिए, उनको सिंपल बनाने के लिए, सब्सटेंसेस बनाने के लिए। उसके बाद ये बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जब ये एंजाइम्स आते हैं ना, तभी फूड जो है वो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। ये सिंपल सी बात है कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो मुश्किल है फूड को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट करना। उसके लिए कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं, और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी में भी होते हैं एंजाइम्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड पर जो है अपना फीडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पर, उन सबकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। Thus the heterotroph survival depends directly और indirectly on autotrophs। इसलिए हम देखें तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो किससे फूड डिराइव कर रहे हैं? अपना प्लांट से, ग्रीन प्लांट से फूड डिराइव कर रहे हैं, और ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी किस पर? ऑटोट्रॉफ्स पर। हेट्रोट्रॉफ्स में कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स हो गया एंड फंगी, ये दोनों हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं, एनिमल्स एंड फंगी। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मेथड भी सैप्रोफिटिक होता है ना, पैरासिटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक ही मेथड है। तो इसमें पैरासिटिक, सिम्बायोटिक की अगर उसकी बात करें तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिया होगा, है ना। जैसे फंगी क्या है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है वो यूज़ करता है, लेकिन वो भी हेट्रोट्रॉफिक में आता है। अब पहला आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमारा थोड़ा डिटेल में आपको दिया हुआ है, इसमें आपको प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, आपको समझना होगा। आपको पता तो है ही, फोटोसिंथेसिस के बारे में सबको पता है कैसे होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी रिएक्शंस दे रखी हैं और थोड़ा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो भी कार्बन की रिक्वायरमेंट जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होती है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनकी बॉडी में फुलफिल होती है, फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy। ये वो तरीका है जिससे autotrophs क्या करते हैं? सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर करते हैं उन सब्सटेंसेस को फिर वो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि हमने समझा कि वो सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में लेते हैं आउटसाइड से, फिर उसको जो है स्टोर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यही होता है कि हम कोई सब्सटेंस, जैसे प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, हम सब में यही होता है कि सब्सटेंस जितना हमें नीडेड होता है उस समय, जितना फूड का रिक्वायरमेंट एनर्जी का, वो तो यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस एनर्जी होती है वो सेव हो जाती है। तभी तो हम एक बार खाना अगर खाते हैं तो हम 1 डे तक जो है रह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो वो इसीलिए होता है कि मील स्किप करने के बाद भी हम जो है ज़िंदा रह पाते हैं। उसका बॉडी में इस तरह से अरेंजमेंट रहता है कि वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जो चीज़ एक्सेस होती है वो बॉडी हमेशा स्टोर करके रखती है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, अब कौन कौन सी चीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमें पता है रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के, इन्हीं के वे में जो है फोटोसिंथेसिस होती है। विच इज़ कन्वर्टेड, फिर इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो सबका बेसिक फूड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपको याद रखना है क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी आगे मैं आपको कुछ मार्क कराऊंगी
ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको 3-4 लाइनें मार्क कराऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, और मैं कुछ डायग्राम्स भी अभी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट को हम बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड है वो, तो वो बेसिकली यही है कि उसको यूटिलाइज किया जाता है, प्रोवाइड करता है वो एनर्जी प्लांट को। We will study how this take place in the next section. Next section में हम इसको study करेंगे. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. जिसको इमीडिएटली, वही मैं कह रही हूँ ना मैं, स्टोर करने का अलग अलग मेथोडोलॉजी है। प्लांट्स में स्टार्च, एनिमल्स में ग्लूकोज, ठीक है। तो प्लांट्स में आपको याद रखना है, प्लांट्स में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्मेट में, याद रखना है इसको, ठीक है, हाईलाइट कर लो। प्लांट्स में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्मेट में, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ये आपका क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी रिजर्व, मतलब एक्सेस को हमने रिजर्व करके रखा है, टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। बाद में जब भी उसको जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंगली वो फिर यूज होता है। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज का ही एक पार्ट होता है, ग्लाइकोजन उसको हम कहते हैं। इसको अभी हम स्टडी करेंगे, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ग्लूकोज भी ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। आपको अभी पूरा प्रोसेस नहीं पता, इसलिए आप अभी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कंफ्यूज होंगे, ये अभी कंफ्यूज मत हो, अभी बस याद रख लो ग्लाइकोजन को। अभी आपको आगे जब पढ़ेंगे हम तब समझ में आएगा ग्लाइकोजन क्या हुआ है, ग्लूकोज का ही पोर्शन है ग्लाइकोजन भी, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, देखो ये रिएक्शन हाईलाइट करेंगे। 6CO2 plus 6H2 in the presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus 6O2 ग्लूकोज बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6? ये आपका रिएक्शन है, और आप याद रखो 6 कैसे बैलेंस करनी है इस रिएक्शन को। सनलाइट क्लोरोफिल एसेंशियल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 मार्क में आ सकती है, आंसर में लिखने को आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस रिएक्शन की, ठीक है। आपको पूरा याद रखना है इस रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक बायोलॉजी में यही एक रिएक्शन दी हुई है, और एक आपकी शायद रेस्पिरेशन में आपको रिएक्शन दी हुई है, उसके बाद आपकी रिएक्शन नहीं दी हुई है ज़्यादा, तो ये आप याद रखो। और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को पता भी होगा ये रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस की ये रिएक्शन होती है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान आखिर होता क्या है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और आपको ये याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंक्लूडिंग वे में दिया हुआ है, और क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट यही लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने पढ़ा था क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, पीछे पढ़ा है टिश्यूज चैप्टर क्लास 9th, याद है, क्लोरोफिल पढ़ा है हमने, ठीक है। प्लांट्स में जो है एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी के थ्रू, जो है एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लाइट जो सनलाइट है उसको सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा, लीव्स का एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर सेकंड पॉइंट में होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना, अभी उसने एब्जॉर्ब की ना, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट एनर्जी, अब जो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसका क्या हुआ, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन होगा उसका केमिकल एनर्जी में। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो आप इसको, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 पॉइंट में भी आंसर दे सकते हो, अगर याद करने में आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो वाटर का यूज होता है, ये तो आपने पढ़ लिया कि लाइट आई, पहला पॉइंट एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी में। लाइट की तो कहानी खत्म हो गई, अब वाटर भी तो इसमें जरूरी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, 3 ही चीजें तो चाहिए होती, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सनलाइट के बारे में हमारे 2 पॉइंट हो गए डिस्कस कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, फिर सनलाइट कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर का क्या होगा, तो वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। H2O जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये वाटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने वाटर भी समझ लिया, जो तीनों रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग सोचो। अब हम सोचेंगे कि ठीक है वाटर भी हो गया और सनलाइट की बात हो गई, लेकिन अब CO2 का क्या करेंगे हम, तो CO2 का देखो क्या करेंगे, CO2 रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी है ना, उसी का रिडक्शन हो जाता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप्स
इमीडिएटली होंगे और एक साथ होंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि आपको एग्जांपल एक दिया, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर हम देखें तो एनर्जी जो होती है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब वो दिन में होती है और रात में ही CO2 को जो है वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है इमीडिएटली नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। किस तरह से ये सब जो हमने ऊपर पढ़ा कैसे नेसेसरी है सारे ये कंपोनेंट्स। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। आपने देखा होगा वैसे माइक्रोस्कोप अगर आपने देखा होगा लीफ को तो आपने कुछ ग्रीन डॉट्स को ऑब्जर्व किए होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा ग्रीन डॉट्स के बारे में, नहीं पता तो अभी प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। दीज ग्रीन डॉट्स जो स्कूल में होगा, ठीक है तुम्हारे, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होता है। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा, जिन बच्चों ने 9th की वीडियोस को भी देखा हुआ है उनको पता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसको अच्छे से पढ़ लेना। विच कंटेन क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी एक्टिविटी तुम इस तरह से करोगे, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो इस तरह से तुम करोगे, इसको वेरीगेटेड लीफ लोगे तुम लोग और फिर देखोगे वेरीगेटेड लीफ मतलब जिसके कुछ पोर्शन में ग्रीन स्पॉट्स होते हैं, मतलब अलग स्पॉट्स होते हैं। देखा होगा तुमने, कोई कोई येलो होते हैं या अलग अलग कलर होता है, कोई वेरीगेटेड लीफ उसको कहते हैं। और तुम इस तरह से करोगे, ये ऐसी की लीफ होगी और बाद में ये ऐसी हो जाएगी। ये तो तुम प्रैक्टिकल में करना। ये तुम लीफ देखो कैसा होता है, ये मिड रिब है, ये इसका लीफ ब्लेड है, ठीक है, ये पोर्शन लीफ ब्लेड, ठीक है। ये वेन्स होती हैं, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है जो आपको वाटर एंड फूड कंडक्ट करता है, बताया था मैंने आपको। वेस्कुलर बंडल इसको कहते हैं हम। अब इस पोर्शन को बताइए ये पोर्शन कैसे आप खोल सकते हो। ये पोर्शन लीफ का देखो, सबसे पहले ऊपर आता है आपका वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में हमने स्टडी किया है पिछली क्लास में, है ना, प्रोटेक्शन के लिए होता है। एपिडर्मिस हो गया, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, अपर एपिडर्मिस। फिर क्लोरोप्लास्ट होगा, ये डॉट्स दिख रहे हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ ये स्पेसेस देखो, इनके बीच में बहुत ज़्यादा, इनके बीच में कम है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स आपको बताया मैं इस तरह के। अभी गार्ड सेल्स को भी आप और स्टडी करोगे। ये नीचे का लोअर एपिडर्मिस होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। वैसे तो आता नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है, ठीक है। आता नहीं है वैसे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा, वैसे तो ईजी है, आप इसको 2-3 बार देखो आपको हो जाएगा लर्न, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगी इसके बारे में। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें स्टडी करना है कि प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब आपको याद रखना है स्टोमेटा क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और हमने इसको पढ़ा है 9th क्लास में, आपको पता होगा, मैंने बता रखा है आपको। ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, ठीक है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज इन पोर्स के थ्रू होता है, हमने पढ़ा है। गैसेस का तो नीड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक होगा, है ना, और आउटसाइड जाएगा जो है CO2, तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। हाँ, इनमें भी होता है, ठीक है। लेंटिसेल्स बोलते हैं जिनको पता हो, रूट्स, लीव्स वगैरह का हर जगह होता है, लेकिन ज़्यादा जो है हम मानते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स। हाँ, अब यहाँ से वाटर भी तो ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस में ही हेल्प करता है, तो ज़्यादा पानी ताकि इवेपोरेट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि प्लांट सूख गया और पानी सारा ट्रांसपायर हो गया, तो इसीलिए ये पोर्स जो है क्लोज भी होते हैं। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की अब रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी में, मतलब प्लांट बॉडी में, तो उस सिचुएशन में जो है ये क्लोज भी हो जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ये आपको याद रखना कि क्लोज होने की आवश्यकता होती है इनको, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव ना हो, है ना। एक एडिक्वेट अमाउंट में तो होना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, लेकिन एक्सेस ना हो जैसे हॉट समर डेज में, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टिमुलेट करना, किसके, पोर्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको स्टिमुलेट करना। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जब पानी इनमें जाता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं, ठीक है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। और उसके बाद स्टोमेटल पोर जो है ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है, वो स्वेल हो जाती है, उस सिचुएशन में स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं,
पोर क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं। अब देखो आपको ओपन पोर क्लोज पोर समझा देती हूँ। देखो यहाँ आओ, देखो ये स्ट्रोमेटल पोर, ये गार्ड सेल, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखो, और ये सब ग्रीन ग्रीन वाले क्लोरोप्लास्ट हैं, ये दिख रहे हैं खुला हुआ है, ये स्वेल हो रखे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना स्वेल हो रखे होंगे वाटर से। ये गार्ड सेल्स है, किडनी बीन्स जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े से। ये पिक्चर आती है आपको एग्जाम में, आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड गार्ड सेल्स, स्ट्रोमेटल पोर। आपसे पूछेंगे क्लोज्ड स्ट्रोमेटल पोर बनाना है, ओपन स्ट्रोमेटल पोर बनाना है, ऐसे ही पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल देखो वैसे ही, यहाँ पे क्लोज्ड है बस स्ट्रोमेटल पोर, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके जो है गार्ड सेल्स है दोनों, और ये आपका स्ट्रोमेटल पोर है, ये आपको बता दिया गया है। तो ये आपको डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोज्ड स्ट्रोमेटल पोर। ईजी भी है और इसको अच्छे से लर्न करके जाना। ऊपर का बता दिया था मैंने तुमको, ठीक है। ये एक्टिविटी तुम करोगे खुद, ठीक है। ये बेल जार एक्टिविटी, बेल जार एक्सपेरिमेंट है, ये कराया जाता है स्कूलों में, ठीक है। इसको समझ लेना। एक्टिविटीज़ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वैसे कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं बट आने के चांसेस होते हैं। तो एक्टिविटीज़ को आप लोग समझोगे, ठीक है। जब आपको एक्सपेरिमेंट होता है ना स्कूल में प्रैक्टिकल्स में के दौरान, उस समय समझा करो एक्टिविटीज़ को। अगर पॉसिबल होगा और अगर रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारी, तुम लोग कमेंट वगैरह करोगे, तो मैं एक्टिविटीज़ पर भी बना दूँगी वीडियोज़, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी की एक्टिविटी समझाना आसान है, मैं बना दूंगी वीडियोस, ठीक है। लेकिन अभी ना बेसिकली क्या करो, सिलेबस को फटाफट कवर करो। एक्टिविटीज़ जहाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं लैब वगैरह में, तो उस पर तुम लोग ध्यान दो, उस समय एक्टिविटीज़ को समझो। वहाँ तो तुम्हारे आंखों के सामने हो रही है ना, मैं तो ऐसे समझाऊंगी तुम्हें, लेकिन आंखों के सामने वहाँ प्रैक्टिकल होता है तो उसको समझा करो। बेल जार एक्सपेरिमेंट भी समझ लेना। बेल जार एक्सपेरिमेंट भी वैसे तो आया नहीं है पर आ सकता है। देखो सिचुएशन होती है एक्टिविटीज़ के आने की, जितना भी तुम्हारी NCERT में है उससे किसी भी तरह से क्वेश्चन आने की सिचुएशंस बनी हुई होती है, ठीक है। तो तुम्हें एक्टिविटीज़ को, एक्सपेरिमेंट्स को, सबको समझना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब तो 1 मार्क स्कीम भी चल रहा है, MCQ पैटर्न चल रहा है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपने जो भी एक्टिविटी पढ़ी उससे आपको ये पता चलेगा कि सनलाइट जो दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. अब हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह से autotrophs जो है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल। लेकिन इनको और भी कुछ सामान चाहिए होता है, और रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? लैंड में रहने वाले, है ना। जो लैंड में रहते हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और कहाँ से आता है वो वाटर? फ्रॉम द सॉइल, है ना, बाय द रूट्स। सबको पता है रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर लेती है। अदर मटेरियल, और मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब भी चाहिए होता है, सब भी सॉइल से मिलता है। यही बताया गया कि ये मटेरियल्स भी बॉडी के लिए उनको ज़रूरत होती है जो वो सॉइल से लेते हैं, इसको प्रिपेयर नहीं करते। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट, ये आप लाइन याद रखोगे। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता होगा फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना हम लोग, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, इस तरह से लिया जाता है इसको। मतलब बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ना नाइट्रोजन, तो आप ऐसे हवा वाला नाइट्रोजन थोड़े ले सकते हो उसमें, तो किसी और फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा ना प्लांट, तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैन बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे होता है ये सिम्बायोटिक उसमें, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी प्रिपेयर कर देते हैं प्लांट्स के लिए, तो वो उसको यूज़ कर पाते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक देखते हैं कितना बड़ा है, चलो आपको बता देती हूँ उसी में मैं हेटरोट्रॉफिक के बारे में भी। सेकंड आता है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मैंने थोड़ा सा बता दिया है, जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं वही हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें हर एक ऑर्गेनिज्म की, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होता है। अडेप्टेड मतलब अपने एनवायरनमेंट में ढला हुआ होता है कि कैसे रहना है। अगर हम गर्मी में रहने वाले हैं तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं, ठंड में रहने वाले ठंड के अकॉर्डिंग ढले हुए होते हैं हम लोग। तो ये हमारी अपनी बॉडी होती है जो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाती है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल।
अब न्यूट्रिशन कौन से तरीके से लिया जाएगा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना अवेलेबल है, क्या टाइप है फूड का और कितनी अवेलेबिलिटी है फूड मटेरियल की, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। और इस पर भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म उसे किस तरीके से ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल्स जस्ट डेयर would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and a loin। अब मैं आपको इससे अच्छे समझा देती हूँ। देखो एग्जाम्पल आपको ये बताया गया है कि फूड चाहे वो स्टेशनरी फूड, जैसे कि घास स्टेशनरी है ना, भाग थोड़े रही है घास। मोबाइल यानी कि वो स्टेशनरी नहीं है, वो चल सकता है मोबाइल, जैसे कि डियर भाग रहा है, वो भी फूड है किसी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो तो भाग रहा है, मोबाइल थोड़े। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस, है ना, चाहे ये हो चाहे वो, चाहे आपका ग्रास हो चाहे आपका डेयर हो, इनसे डिफरेंसेस आएंगे। ये डिफरेंसेस को अलाउ करते हैं इन हाउ, कैसे द फूड इज एसेस्ड, कैसे फूड को एक्सेस करेगा वो, कैसे उस तक पहुंचेगा उस खाने तक, एंड न्यूट्रिटिव अपैरेटस क्या यूज़ करेगा। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आता है, वो किस तरह से क्या अपैरेटस को यूज़ करेगा न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, उसकी बॉडी में क्या चीज़ें होंगी उस न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे भी आएगा ये, ठीक है। जो कि काऊ और लॉयन करेंगे। काऊ क्या करेगी, घास को खाएगी, लॉयन क्या करेगा, डियर को खाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि फूड को ये लोग कैसे पाएंगे, वो चीज़ इनकी डिफरेंट होगी, और कौन से अपैरेटस इनको इनके फूड के, अभी हम इंटेस्टाइन के भी आगे बात करेंगे। जैसे हमारा ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो काऊ और लाइन का डिफरेंट होता है। लाइन का साइज़ जो है वो उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है और काऊ की बड़ी होती है। तो ये बताया गया है कि उनकी बॉडी में कैसे न्यूट्रिटिव अपैरेटस जो हैं वो काम करेंगे, ठीक है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है कि किस तरह से फूड को लिया जाएगा, ऑर्गेनिज्म कैसे उसको जो है यूज़ करेगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटीरियल को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी के बाहर, और फिर इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फंगाई, आपको पता ही है फंगाई में ऐसा होता है बेसिकली। फंगाई लाइक जैसे सेप्रोफिटिक होता है ना, सो न्यूट्रिशन, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, ये सब इस तरह के काम करते हैं कि बॉडी के बाहर ही फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, फूड को पूरा ब्रेक डाउन कर लिया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अदर्स टेक इन होल मटीरियल, कुछ होता है जो पूरा मटीरियल को इनसाइड अपने बॉडी के इनसाइड ले लेते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। जैसे कि इसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि हम पूरा खाना बॉडी में ले लेते हैं और फिर हमारी बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है। वट बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। अब क्या चीज़ बॉडी में जा सकती है और क्या चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, वो उसकी अपनी बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, एंड फंक्शनिंग, उस ऑर्गेनिज्म की क्या फंक्शनिंग है, क्या बॉडी डिज़ाइन है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ खाएगा। अब अच्छा, मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपकी बुक में ये लास्ट के जो आपके चैप्टर्स हैं, लास्ट बिल्कुल जो लास्ट में आप लोगों के ये वाले चैप्टर्स हैं, जो आपके लास्ट में दिए हुए चैप्टर्स हैं ना, ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसकी जो लास्ट में 15-16 नंबर के चैप्टर्स आपके हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। उन चैप्टर्स में एक एग्जांपल मतलब पढ़ा था मैंने एक लाइन कि कोल को अगर हम खा लेते हैं, भले ही कोल हम जानते हैं कि कोल में बहुत एनर्जी होती है, मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सूटेबल आपको समझने के लिए, भले ही कोल में बहुत एनर्जी होती है ना, कोल में तो इतना वर्क होता है, कोल से एनर्जी होती है उसमें, लेकिन अगर हम कोल को खा लें, है ना, तो वो एनर्जी हमें मिल सकती है। सोचो, क्या वो एनर्जी हमें मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है, वो हमारी बॉडी का एपरेटस नहीं है जो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है हमारी बॉडी में। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है तो बस, वो कोल को कहीं सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैंने एक पढ़ी थी, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आया तुम्हारा, लेकिन वो रिसोर्सेज वाले से रिलेटेड है, कुछ रिसाइकल रीयूज़ ऐसी कुछ था वो चैप्टर। लास्ट के चैप्टर्स अभी मैं पढ़ाऊंगी तो वो 14-15 जो भी है वो नंबर वैसी कुछ है, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी वो लाइन, फिर मैं तुमको यहाँ लेके आ जाऊँगी जब वहाँ पढ़ेंगे ना हम उसको, तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि अरे हमने वहाँ भी पढ़ा था ये लाइन, ठीक है। तो कोल वाला मैंने ये पढ़ा था तुम्हारा, ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया, तो तुम इसे समझो कैसे, ठीक है, कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। एंजाइम्स ना होने पर हम चाहे कितनी भी एनर्जी वाली चीज़ खा लें, अगर हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर सकती उसको वो करने के लिए, तो फिर उससे हमारा जो है कुछ हमें जो है उससे यूज़ नहीं होगा अगर वो चीज़ होती है हमारी बॉडी में, तो ठीक है। तो ये बेसिकली एंजाइम्स पे ही डिपेंड करता है कि हमारा क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ सिंथेसाइज हो सकता है।
सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे पैरासाइट्स, उनको मारते नहीं है, जैसे ये पैरासाइट हो गए ना, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। इज यूज्ड बाय वाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक कैस्क्यूटा होता है, कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, वो भी करता है इस तरह का काम। ऑर्चिड स्टिक्स हो गए आपके, लाइस हो गए, लाइस तो लीचेस हो गए, एंड टेप वॉर्म्स, ये सब टेप वॉर्म्स हमारी जो है स्टमक में रहते हैं। ये सब आपने कुछ कुछ को शायद पहचानते होंगे आप, टिक्स वगैरह, लीचेस वगैरह, टेप वॉर्म्स वगैरह, इनका यही काम होता है। इसको मारते नहीं है, बट ये पैरासाइट अपने होस्ट के बॉडी में रहकर या सरफेस पर, एंडो भी होते हैं, एक्सो भी होते हैं, तो दोनों तरह से होते हैं, ये बॉडी में भी रहते हैं या बॉडी स्किन सरफेस पर रहकर भी जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अमीबा का डायग्राम मैं सबसे पहले बता दूँ तुम्हें। दिस डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर, देखो इस चैप्टर से डायग्राम्स आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। मैं कोई डायग्राम स्किप नहीं करना चाहती तुम्हारा, ठीक है। भले ही तुम्हें लगा कि इतने सारे डायग्राम हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें याद धीरे धीरे करना ही है, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें डायग्राम समझाऊंगी, पहले ये पढ़ेंगे हम, तब तुम्हें समझ में आएगा। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, क्योंकि फूड और फूड को खाने का तरीका, ऑब्टेन करने का तरीका डिफरेंट है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में, वेरियस ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, डिफरेंट है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड में बी टेकन इन, सिंगल सेल जैसे यूनिसेलुलर हमारा कौन, अमीबा, तो वो कैसे होता है, फूड टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। हमने ये वैसे भी पढ़ा कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो सरफेस से लगी रहती है, तो उनका फूड कैसे लिया जाता है, इंटायर सरफेस के थ्रू लिया जाता है। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गए, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी डिज़ाइन की बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है, उस सिचुएशन में डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म। इस सिचुएशन में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस। डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका उतना ही लेंदी होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। जैसे कि अमीबा जो है वो अपना खाना कैसे लेता है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस उसकी बॉडी में होते हैं सेल सरफेस में, विच फ्यूज ओवर द फूड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जो उस खाने पर फ्यूज जाता है और फिर उसके अंदर फूड वैक्यूल बनता है। अभी डायग्राम में बता दूंगी मैं ये तुम्हें, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब फूड की जो वैक्यूल होती है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाते हैं, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो साइटोप्लाज्म में जो है डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड देन थ्रोन आउट। अब जो इसका रिमेनिंग मटेरियल है, जो चीज़ यूज़ नहीं करनी थी, नहीं ज़रूरत है बॉडी में से, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो सिंपली क्या होता है, वो चीज़ें थ्रोन आउट हो जाती है बॉडी उससे, अमीबा की बॉडी से। इन पैरामीशियम, पैरामीशियम भी आपको बताया गया इसके बारे में भी, विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, सेल में डेफिनेट शेप होता है, एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। हाँ, इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहीं पे खाना लिया जाता है और इसमें बेसिकली जो है सीलिया होते हैं, देखो प्रेजेंट। फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया की जो मूवमेंट होती है, लैशिंग मूवमेंट, उसके थ्रू फूड को उस जगह पहुँचाया जाता है जिस स्पॉट पर फूड को लिया जाता है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये पूरे सरफेस पे रहता है। आपको क्या दे रखा है, सूडोपोडिया का भी डायग्राम नहीं दे रखा, चलो इसको समझ लेते हैं फटाफट। ए पोर्शन में ये इसका न्यूक्लियस बताया कि फूड पार्टिकल इसको पूरा कैप्चर कर लेगा। मैंने पहले भी बता रखा है वैसे तो बच्चों को, 9th में बता रखा है मैंने कैसे होता है ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि फूड के पास ये आपको पूरा डायग्राम है। अब यहाँ पे इसको पूरा इनगल्फ कर लेता है इस तरह से। देखो इसका ये सूडोपोडिया है, एक्सटेंशंस दिख रही हैं, इसको हम सूडोपोडिया, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, सूडोपोडिया की हाईलाइट नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, तुमसे स्टडी कर लेना, ठीक है। सूडोपोडिया हो गया, ये देखो इस तरह से इनगल्फ कर रहा है। फिर ये फूड वैक्यूल हो गए, ठीक है। ये पूरा फूड वैक्यूल यहाँ पर बन जाता है, पूरा वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल के बारे में स्टडी कर रखा है ना सेल्स वाले चैप्टर में, सबको पता है सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल, जिसमें फूड स्टोर होता है ना, सेल सैप होता है, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है 9th क्लास में। फूड वैक्यूल हो गया ये आपका, फूड पार्टिकल हो गया ये आपका, उसमें जो उसमें चला जाता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में रहता है और यहाँ पे आपकी जो एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, और एसिमिलेशन में जो है ये फूड जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती वो चीज़ क्या हो जाती है, थ्रोन आउट हो जाती है। कैसे, ऐसे ही बिल्कुल जैसे अंदर जा रहा है वैसे ही बाहर, ठीक है। जैसे ये देखो सूडोपोडिया के थ्रू एंटर करेगा ना अभी, उसी तरह से वो बाहर से जाता है उसके बाद। तो ये पूरी प्रोसेस होती है अमीबा में फूड को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है।
आपको ये डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि लेंदी है, आपको बताना है मुझे सही से, आपको मुझे बताना है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। कोई क्वेरीज है तो आपको कमेंट करना है और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप अपडेटेड रहो। हमारे न्यू चैप्टर्स, न्यू कंटेंट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं, तो आपको अगर अपडेटेड रहना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में वीडियो को जो है शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।